नमस्कार साथियों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी काफ़ी अच्छे होंगे, मस्त होंगे। साथियों, आज की क्लास में हम लोग भूगोल का जो चैप्टर नंबर 1 है, जिसका नाम भारत संसाधन एवं उपयोग है, इस चैप्टर को साथियों पढ़ेंगे एकदम लाइन बाय लाइन। और इसी क्लास में साथियों इस चैप्टर को हम समाप्त कर देंगे। इस वीडियो को आप पूरे अंत तक देखिएगा, ठीक है। और इस वीडियो को अपने सभी मित्रों में शेयर कर दीजिएगा और एकदम अच्छी तरीके से समझकर हम एक एक पॉइंट को साथियों समझेंगे, जहाँ से भी एग्जाम में भी प्रश्न पूछे जाते हैं। आप यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिए। तो देखिए साथियों, इस चैप्टर का क्या नाम है, तो कहिएगा भारत संसाधन एवं उपयोग। तो देखिएगा नया जो चीज़ हमें दिखाई दे रहा है, क्या है साथियों, वो संसाधन है। संसाधन आखिर होता ही क्या है। तो देखिए संसाधन क्या होता है, तो एक बात याद रखें, वो दुनिया में प्रत्येक वस्तु संसाधन है जिसका आप उपयोग करते हैं। जैसे आप मोबाइल का उपयोग करते हैं, मोबाइल संसाधन है। जैसे आप साइकिल का उपयोग करते हैं कहीं जाने के लिए, वो संसाधन। मोटरसाइकिल का, बाइक का। आप पेड़ पौधों का भी उपयोग करते हैं उनसे जलावन के लिए, वो भी संसाधन है। आप जीव जंतुओं का भी उपयोग करते हैं, जैसे बैलगाड़ी, वो सभी क्या है, संसाधन है साथियों। संसाधन का मतलब यही समझिए कि कोई भी वस्तु जिसका हम उपयोग करते हैं, बस क्या है, संसाधन होता है। उपयोग मतलब समझिए, यूज, ठीक, समझ गए। संसाधन किसे कहा जाता है। और देखिए, और भारत मतलब भारत में कौन कौन से संसाधन है, किनका उपयोग किया जाता है, ये हमें समझना है, ठीक। अब देखिए आगे आगे है हम लोगों का जो टॉपिक आता है, संसाधन का महत्व। संसाधन आखिर कितना इम्पोर्टेंट है हमारे जीवन में। तो देखिए हमने क्या बताया, संसाधन क्या होता है, जो हमारे लिए उपयोगी वस्तु होती है। तो आप अपने जीवन में अनेक वस्तुओं का उपयोग करते हैं। उपयोग में आने वाली ये सभी वस्तुएं क्या होती है, संसाधन होती है। यदि आप साथ बुक लिए हैं तो बुक के साथ इस लाइन को आप अंडरलाइन कर लीजिएगा, ठीक है। संसाधन भौतिक और जैविक दोनों हो सकते। भौतिक मतलब क्या है, भौतिक मतलब जो साथियों बना बनाया है, ठीक है। जैविक मतलब जो जीव जंतुओं से प्राप्त होता है। तक जहाँ तक एक और भूमि, मृदा, जल, खनिज जैसे भौतिक पदार्थ है। मतलब देखिए भूमि बना बनाया है, मृदा भी, जल भी बना बनाया है, खनिज भी, इसलिए ये क्या भौतिक हो गया। देखिए मानवीय मानवीय आकांक्षाओं की पूर्ति में सहायक होकर संसाधन बने जाते हैं। वही दूसरी ओर जैविक पदार्थ या वनस्पति, वन्य जीव तथा जलीय जीव, मानवीय जीव जंतु को सुखमय बनाने में पीछे नहीं है, ठीक। देखिए यहाँ मतलब क्या, भौतिक मतलब क्या, जो बना बनाया है। और जैविक मतलब जो जीव जंतु से प्राप्त है, जैसे पेड़ पौधे हो गए, वन्य जीव हो गए। वन्य जीव मतलब जो वन में रहते हैं, ठीक है। ये सभी क्या समझिए, ये इम्पोर्टेंट नहीं है। आप हम जो इम्पोर्टेंट है उसको अंडरलाइन हम आपको करा देंगे, ठीक है। अब देखिए आगे आगे लिखा है, तो उपरोक्त भौतिक और जैविक दोनों पदार्थ तकनीकी के सहारे जीवन उपयोगी हो पाते। जीवन उपयोगी मतलब देखिए जो भी पदार्थ है, भौतिक पदार्थ जो बना बनाया है, जैविक मतलब जो जीव जंतुओं से प्राप्त होता है, ये सभी शांतु जीवन उपयोगी मतलब जीवन में इनका बहुत ज़्यादा उपयोग है। आदि काल से ही अरण्यों, वनस्पति और अन्य जीव उपलब्ध थे, ठीक। जलाशय, सागरों में जलीय जीव लाखों वर्ष पूर्व से विचरण कर रहे हैं। मतलब ये सब बताने का प्रयास में, जो सागर हो तो वहाँ पर जलीय जीव है, वो लाखों वर्षों से रहे हैं। सदियों से कोयला, पेट्रोलियम और एवं अन्य खनिज पृथ्वी के गर्भ में पड़ा हुआ था, ठीक। मतलब जो सातु कोयला, पेट्रोलियम जो हम अभी देख रहे हैं, ये पहले ही से पृथ्वी में था, ठीक है। ये सभी सभी क्या था, पहले ही से पृथ्वी में था। ये आप चाहेंगे तो अंडरलाइन कर लीजिए। किंतु उस समय आदि मानव तकनीक बोले तो ज्ञान, मतलब उनके पास इतना नॉलेज नहीं था कि वह क्या जान पाए, ठीक है, का अभाव था। धीरे धीरे जनसंख्या एवं आवश्यकताओं में वृद्धि होती है। मतलब देखिए धीरे धीरे जनसंख्या बढ़ रही है पृथ्वी पर। जनसंख्या बढ़ेगा तो आवश्यकता बोले तो हमारी ज़रूरतें भी क्या होगी, बढ़ेगी, ठीक। इस वृद्धि ने मानव को ज्ञान अर्जन की दर में त्वरित त्वरित वृद्धि किया। ज्ञान अर्जन मतलब और जानने के बारे में, पृथ्वी के जानने के बारे में, और हमारा क्या जिज्ञासा बढ़ा। इतना ही नहीं, आदि मानव तकनीकी को पाकर ज्ञानी मानव बन गए, ठीक है। पर्यावरण में उपलब्ध पदार्थों का जनप्रिय तकनीक के सहारे जीवन सुखमय बनने में मानव सक्षम हो। देखिए जो तकनीक के साथ संसाधन, तकनीक बोले तो कोई भी विधि, कोई भी तकनीक, मान के चलिए साथ पेड़ है, ठीक है, पेड़ से कॉपी बनता है, लेकिन हमारे पास तकनीक है भी नहीं कि पेड़ से हम कॉपी बना पाए। तो इसलिए क्या, तकनीक का अभाव, इसलिए हम कॉपी नहीं बना पा रहे। तो वही तकनीक बोले तो क्या, एक उपाय होगा, एक तरीका होगा जिससे हम और भी चीज़ उस वस्तु से बना सकें, ठीक। जब पर्यावरण में मानव द्वारा जनप्रिय तकनीक का प्रयोग है तब क्या होता है साथियों,
तब 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 सभ्यता विकसित होती है। देखिए जब हम साधु नए नए चीज़ों का उपयोग करने लगे तो सभ्यता बोले तो हमारी संस्कृति, हमारा जो कल्चर है वह क्या होगा, विकसित होगा। ठीक है। अनंतम अंततः मानवीय जीवन निर्वाह और तौर तरीके संस्कृति का संसाधन की स्थिति को प्राप्त कर लेते हैं। देखिए यहाँ तक आपको केवल एक ही बात समझना है, संसाधन क्या होता है, जो हमारे जीवन में उपयोगी वस्तु व संसाधन है। ठीक। वस्तुतः संसाधन का अर्थ होता है, अर्थ बहुत ही व्यापक है। यह प्रसिद्ध भू 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 भूगोलविद जिमरमैन का कथन उल्लेखनीय है। देखिए ये साधु, इसको आप VBA लगा लीजिए, प्रश्न एग्जाम में भी पूछा गया है। संसाधन होते नहीं बनते, पूछा जाता है संसाधन होते नहीं बनते, किनका कथन है, जिमरमैन। ठीक है। देखिए जिमरमैन भूवैज्ञानिक थे, मतलब वो भूगोल के बारे में बहुत कुछ जानते थे। उन्होंने कहा संसाधन होते नहीं बनते हैं। ठीक, ये बातें याद रखिएगा। आगे वर्तमान परिवेश में सेवा को भी संसाधन माना गया है। देखिए सेवा, मान चलिए आप किसी की सेवा करते हैं, मान चलिए आप किसी को, बस है, बस ड्राइवर है, तो बस ड्राइवर लोगों को बैठा कर वहाँ से ले जाकर कहीं दूसरे, मतलब एक तरह से आप सेवा कर रहे हैं। सेवा करें मतलब वो आपका उपयोग कर रहे हैं, जो दूसरा व्यक्ति जो बस में बैठा हुआ आपका उपयोग कर रहे हैं, मतलब आप एक लिए आप उसके जो ड्राइवर हो गया, ड्राइवर जो मतलब आप हो गए, उस जो जो सवारी है उसका क्या आप संसाधन हो गए। संसाधन का मतलब हम क्या बताएं, जो उपयोगी वस्तु है, तो आप एक ड्राइवर उपयोगी हो गए, इसलिए भी वह संसाधन हो गए। कोई गायक, कवि या चित्रकार अपने क्रियाकलाप के धनार्जन एवं स्वयं को संतुष्ट कर, मतलब जो गायक है, जो गाना गाता है, कवि है जो कविता लिखता है, चित्रकार जो पेंटिंग बनाता है, ये सभी साधुओं का पैसा कमाते हैं पेंटिंग बना के, मतलब अपना उपयोग करते हैं इस माध्यम से गाना गा के, इसलिए भी संसाधन एक तरह से। तब उनके द्वारा ये क्रियाकलाप भी संसाधन कहलाएंगे। ठीक है, संसाधन कहलाएंगे। ठीक है साथियों, यहाँ तो कोई भी दिक्कत नहीं हुआ होगा। आगे बढ़िएगा। आगे कवि की कविता रचना, चित्रकार की चित्रकारी, गायक की गायकी भी संसाधन है। ठीक, इसे आप अंडरलाइन कर सकते हैं, एग्जाम में यदि पूछ लिया जाए आपको बता देना है। ठीक, देखिएगा। अबे यार, देखिए आगे है कि सच तो यह है कि मानव स्वयं भी संसाधन। इस लाइन को साथियों अंडरलाइन कर दिया। देखिए मानव स्वयं संसाधन क्यों है, हम आपको संसाधन का मतलब क्या बताएं, जोड़ जोड़ के बातें। संसाधन का मतलब आपको बताएं कि उपयोग में आने वाली वस्तु। क्या साथियों, आप किसी दूसरे दोस्त का उपयोग नहीं करते, मान चलिए किसी दूसरे दोस्त को एक मैथ का सवाल नहीं बुझा रहा है, उसको आप क्या उस मैथ का सवाल बना दीजिए, मतलब आपको उसका उपयोग कर, आप वह जो दोस्त है आपका उपयोग कर रहा है, मतलब यूज कर रहा है, तो आप भी उसका संसाधन हो गए। ठीक, क्योंकि इसके पास ज्ञान तकनीक होता है जिसके सहारे वह किसी भी वस्तु को उपयोगी बना सकता है। देखिए जो मानव है साथियों, सबसे बड़ा ज्ञान है मानव ही साथियों। पेड़ों से कॉपी बनाना सीखा है, पेड़ों से टेबल बनाना सीखा है, पेड़ों से पलंग बनाना सीखा, मतलब तकनीक है, मतलब उसके पास नॉलेज है, ज्ञान है, तभी वह नई नई चीज़ों बना पा रहा है। ठीक, इसलिए साथियों मानव क्या है, ज्ञानी मानव, मतलब समझदार है सबसे। अतः साधारण भ्रामक है कि संसाधन एक प्राकृतिक उपहार है। इस लाइन को आप अंडरलाइन कर लीजिए कि संसाधन जो होता है साथियों, संसाधन जो होता है प्राकृतिक उपहार है। ठीक, आगे देखिए संसाधन किसी भी देश का आर्थिक सामाजिक मेरुदंड होता है। ये साथियों लाइन भी अंडरलाइन कर लीजिए। यह साथियों ऑब्जेक्टिव में पूछा गया है कि संसाधन जो होता है समाज का, जो देश का साथियों आर्थिक सामाजिक मेरुदंड, मेरुदंड मतलब देखिए एक बात याद रखिए, जिस देश के पास ज़्यादा संसाधन होगा, जिस देश और ज़्यादा समृद्ध होगा, देखिए ऐसा बात नहीं है, मतलब जिसके पास ज़्यादा होगा वो समृद्ध अक्सर होता है। ठीक है, जिसके पास ज़्यादा पैसा वो अमीर नहीं होगा। उसी प्रकार संसाधन भी एक तरह से क्या है, अमीर बनाने का एक तरीका है। संसाधन विपत्र राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय दौड़ में पिछड़ जाते हैं। इसका मतलब यह नहीं है कि प्राकृतिक संसाधन से संपन्न राष्ट्र ही विकसित करते हैं। देखिए यहाँ पर देखिए क्या लिखे, प्राकृतिक संसाधन से संपन्न राष्ट्र ही विकसित करते हैं, जब ऐसा नहीं है, मतलब ऐसा मतलब 100% नहीं है। जिसके पास तो मान के चलिए जिसके पास ज़्यादा आदमी है तो ज़्यादा बढ़िया, मतलब ज़्यादा मजबूत होगा, इसका कोई गारंटी नहीं है। क्या पता वो सभी आदमी कमज़ोर होंगे। ठीक उसी प्रकार कहा जाता है, मान चलिए कोई देश जाए उसके पास ज़्यादा प्राकृतिक संसाधन है, प्राकृतिक संसाधन समझ रहे, जो प्राकृतिक द्वारा दिया गया है। ठीक, वो संसाधन ज़्यादा है, इसका मतलब ये नहीं कि वो अमीर होगा, मतलब विकसित बोले तो अमीर होगा। ठीक है, जापान एक ऐसा देश है जहाँ प्राकृतिक संसाधन में अत्यंत विपत्र है। देखिए मतलब देखिए यहाँ पर देखिए ध्यान से समझिए कि देखिए जापान एक ऐसा देश है जहाँ पर जो प्राकृतिक संसाधन है
वो बहुत ही क्या है, कम है, किंतु इनके मानव संसाधन तकनीकी दृष्टि से इतने सबल है कि यह देश उपलब्ध सभी पदार्थों का विवेकपूर्ण उपयोग कर विकसित देशों की श्रेणी में खड़ा है। ठीक है, देखिए जापान है साथियों, उसके पास संसाधन नहीं है, प्रकृति संसाधन नहीं है, फिर भी साथियों वो मानव संसाधन तकनीक बोले तो अपने ज्ञान का यूज करके, ठीक है, वो विकसित देशों में क्या है, गिना जा रहा है जापान। मतलब हमें अभी क्या बताएंगे, प्रकृति संसाधन होगा तो ये मत सोचे कि वो अमीर होगा, नहीं भी होगा तभी भी अमीर, जैसे जापान का उदाहरण आप देख सकते हैं। ठीक, आगे देखिएगा। अतः अतः किसी भी अतः अतः किसी भी देश के विकास में भौतिक एवं जैविक संसाधन के साथ साथ मानव संसाधन भी भूमिका होती है। ये लाइन आप अंडरलाइन कर लीजिए। ठीक है, क्योंकि यह सातों लाइन आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन लिखने में आपको मदद करेगा। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक मतलब देखिए, कोई भी देश होगा उस देश के विकास में कोई प्राकृतिक संसाधन का हाथ नहीं होता। मान लीजिए कोई देश है, प्राकृतिक संसाधन भर भर के, लेकिन वहाँ पर साथों वहाँ पर लोगों की कमी है, जिसके कारण वह क्या होंगे, उसका उस संसाधन का सही उपयोग नहीं कर पाएंगे, और सही उपयोग नहीं कर पाने पर वह देश विकास नहीं कर पाएगा। ठीक है, आगे देखिए, विविध संसाधनों के मध्य मानव नियंत्रण की स्थिति में रहता है, जो पर्यावरण में उपलब्ध पदार्थों, प्रौद्योगिकी बोले तो तकनीकी एवं संस्थाओं के बीच अंतर्गत स्थापित करता है, जिससे पर्यावरण के पदार्थ उपयोगी बन जाते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ तक कहने का मतलब ये है साथियों कि देखिए, मान के चलिए कोई भी देश है, वहाँ संसाधन बहुत है, लेकिन वहाँ पर उन लोगों को ज्ञान नहीं है कि उस संसाधनों का कैसे उपयोग करें, तो तो वह नहीं कर पाते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। अब देखिए, अब ये संसाधनों का वर्गीकरण देखिए, हम संसाधन का मतलब क्या बताएं, जो हम चीज़ें उपयोग करें वही क्या है, संसाधन है। ठीक, और इन संसाधनों का कैसे उपयोग करेंगे, अब उन पर हम बचा उनका वर्गीकरण कर रहे हैं, मतलब किन किन आधार पर हम संसाधनों का उपयोग करते हैं। ठीक, देखिए ए और नंबर है उत्पत्ति के आधार पर। देखिए उत्पत्ति मान चलिए संसाधन है, ठीक है, संसाधन है, संसाधन का मतलब क्या होता है, उपयोग में आने वाली वस्तु है। ठीक, अब देखिए ये उत्पत्ति बोले तो अपने आप उत्पन्न हो सकती है। ठीक, या तो किसी के द्वारा उत्पन्न हो सकती है। ठीक, उत्पत्ति मतलब बनाना। ठीक, तो देखिए एक होता है जैविक, एक होता है अजैविक। ठीक है, जैविक मतलब समझिए जीव, जीव बोले तो जो सजीव है, जैसे हम हो गया, मनुष्य हो गया सजीव, पेड़ पौधे भी सजीव होते हैं, जो जंगली जानवर है वो भी सजीव होते हैं कि नहीं, इन सभी क्या आते हैं, ये सभी इनका यदि हम उपयोग करते हैं तो ये भी क्या है, ये हमारा जैव उत्पाद, जैव संसाधन है। ठीक, जैव मतलब जो सजीव है। ठीक, अजैव मतलब शांत क्या, अजैव मतलब जो जो जीवित नहीं है, जैसे निर्जीव, निर्जीव वस्तु हो गया, जैसे आप वाहन का उपयोग करें, निर्जीव वस्तु हो गया। ठीक, ये सभी क्या है, निर्जीव वस्तुएं हो गई। ठीक, समझिए। अब देखिए उपयोगिता के आधार पर नवीकरणीय और नवीकरणीय मतलब क्या समझ रहे हैं, नवीकरणीय मतलब नया बनेगा। ठीक है, वो तो उपयोगिता के आधार पर, नवीकरणीय मतलब नया बनेगा, और नवीकरणीय मतलब नया नहीं बनेगा। ठीक, आगे देखिए 3 नंबर, स्वामित्व के आधार पर। स्वामित्व बोले तो क्या साथियों, अधिकार। स्वामित्व का मतलब क्या होता है, अधिकार। अधिकार के आधार पर व्यक्तिगत, मान के चलिए साथियों कोई संसाधन है, ठीक, उस पर व्यक्तिगत बोले तो किसी खास व्यक्ति का अधिकार है। मान चलिए आपका जमीन, आपका घर हो गया, आपका जमीन जायदाद हो गया, ठीक है, उस पर क्या आपके पापा का अधिकार है, आपका दादा का अधिकार है, मतलब किसी खास व्यक्ति का अधिकार होगा। ये नहीं कि पूरा गांव भर का अधिकार नहीं होगा उस पर, तो नहीं, तो वह क्या कहा जाएगा, व्यक्तिगत संसाधन। घर क्यों संसाधन, क्योंकि घर का आपको उपयोग करते हैं रहने के लिए। ठीक, देखिए सामुदायिक संसाधन बोले तो देखिए सामुदायिक मतलब समझिए लोगों का समूह। सामुदायिक मतलब क्या होता है, लोगों का समूह। मान के चलिए कोई ऐसा चीज़ है जिस पर पूरा गांव का अधिकार है, वो क्या होगा, समुदाय। जैसे आपके गांव में पंचायत भवन बनता है तो पूरे पंचायत के लोग आकर वहाँ पर बैठ सकते हैं। सामुदायिक भवन बनता है तो पूरे आपके गाँव समाज के लोग वहाँ पर आके बैठ सकते हैं। ठीक, समझिए। अब देखिए राष्ट्रीय संसाधन क्या होता है, राष्ट्रीय मतलब समझिए देश। मान चलिए कोई भी देश है, देश के अंदर जितना भी संसाधन होता है वो सभी क्या है, राष्ट्रीय संसाधन होता है। अब देखिए अंतर्राष्ट्रीय संसाधन का, अंतर्राष्ट्रीय मतलब इंटरनेशनल लेवल पर, मतलब जो पूरे देश के से हट कर हो, वह सभी क्या कहलाता है, अंतर्राष्ट्रीय संसाधन, और इनका उपयोग पूरे देश के मतलब पूरे जो देश है उनके विकास में किया जाता है। ठीक, यहाँ तक समझ में आ गया होगा आप सभी को। आगे देखिए डी नंबर दिया साधु, विकास की स्थिति के आधार पर। विकास की स्थिति मान के चलिए हम जैसे जैसे सभ्य बन रहे हैं, मतलब जैसे जैसे हमारे पास तकनीकी आ रही है, मतलब ज्ञान आ रहे हैं, वैसे वैसे संसाधन जो है साधु उनका
उनका विकास भी हो रहा है, ठीक है। और वही विकास के आधार पर जो संसाधन होते हैं संभाव मतलब क्या, संभावना, संभाव मतलब समझिए क्या साथियों, संभावना। ये कुछ ऐसे संसाधन हैं जिनका उपयोग हम नहीं करते हैं, लेकिन संभावना है कि आगे जाकर उनका उपयोग हो सकता है। संभाव मतलब समझिए संभावना मतलब जिनका उपयोग हम भविष्य में कर सकते हैं, ठीक। और देखिए विकसित संसाधन विकसित मतलब कि जिनका उपयोग हो रहा है, ठीक। भंडार संसाधन, मान लीजिए कोई संसाधन है जिनका उपयोग नहीं हो रहा है, लेकिन वह साधु रखा गया है, ठीक है। वह क्या है, भंडार मतलब भंडार करके रख दिया गया है। अब देखिए संचित कोष संसाधन भी वही होता है, भंडार संसाधन जैसा होता है। आगे हम इन पर सभी पर एकदम विस्तार से जानेंगे, ठीक। अब देखिए इस चार्ट की सहायता से वही बताने की कोशिश की जा रही है। हमने आपको बताया संसाधन क्या होता है, तो उपयोग में आने वाली वस्तु ये प्राकृतिक होता है, मतलब भगवान द्वारा देवल। मानवीय बोले तो मानव द्वारा बनावल का नवीकरण, प्रकृति में पहल का नवीकरण मतलब नया बन जाई, और नवीकरण मतलब नया ना बने, ठीक बा। मानवीय मानवीय में पहले संरचनाएं एवं संस्थाएं होती है, मात्रा एवं गुणवत्ता, ठीक। अब देखिए आगे आगे देखिए आगे देखिए यहाँ पर आगे ऐसा तो सतत सतत मतलब जिनका लगातार उपयोग हो रहा है, ठीक है। नवीकरणीय में हम पढ़ रहे हैं। जैव मतलब जो जीव मंडल से प्राप्त होता है, मतलब जिसमें सजीव होते हैं, ठीक। प्राकृतिक संसाधन मतलब जो प्राकृतिक वनस्पति मतलब जो पेड़ पौधे हैं वह सभी क्या आएंगे प्राकृतिक वनस्पति में। वन्य जीव मतलब जो जानवर आएंगे वह सभी क्या होते हैं, वन्य जीव मतलब जो वन्य मतलब तो जो जंगलों में रहते हैं, ठीक। अब देखिए और नवीकरणीय में होता है, नवीकरण में तो जो नया नहीं बनेगा, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जो नया बन जाते हैं, जैसे पुनः चक्रीय होता है, पुनः चक्रीय और एगो अचक्रीय। जैसे पुनः चक्रीय में धातु आ जाता है और अचक्रीय में जीवाश्म और ईंधन आ जाता है, ठीक। इस चार्ट को आप अच्छी तरीके से समझ गए होंगे, ठीक है। अब देखिएगा अगला टॉपिक आता है संसाधनों के प्रकार। संसाधनों के प्रकार तो हम पहले ही से साथ जान चुके हैं। उत्पत्ति के आधार पर कब होता है, दो जैव विभाजन, जैव मतलब जो जीव जंतु से प्राप्त हो, जैव मतलब जो जीव जंतु से प्राप्त ना हो, मतलब निर्जीव वस्तु से। ऐसे संसाधन की प्राप्ति जैव मंडल से होती है, मतलब जो जीव जंतु जिस मंडल में रहता है, ठीक है। इनमें सजीव के सभी लक्षण मौजूद होते हैं। जैव मतलब समझिएगा सजीव, ठीक। जैसे मनुष्य हो गया, वनस्पति हो गया, मत्स्य हो गया, पशुधन हो गया, वन्य प्राणी, ठीक। अजैव संसाधन क्या होते हैं, जो निर्जीव वस्तु से प्राप्त मतलब जो जीवित वस्तु नहीं रहती है, ठीक है। वस्तु से प्राप्त होता है वो क्या अजैव संसाधन, जैसे चट्टान हो गया, धातु हो गया, खनिज हो गया, ये सभी क्या आते हैं साथु अजैव संसाधन में आता है। आगे बढ़ते हैं। आगे उपयोगिता के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं, तो दो प्रकार के होते हैं, हमने आपको बताया। पहला नवीकरण मतलब नया बनेगा, और नवीकरण मतलब नया नहीं बनेगा, ठीक। वे संसाधन जिनके भौतिक और रासायनिक या यांत्रिक प्रक्रिया द्वारा नवीकृत बोले तो नया बनाया जा सकता है या पुनः प्राप्त किए जा सकते हैं, वह क्या कहलाता है नवीकरण। मतलब नवीकरण मतलब कुछ ऐसे संसाधन में जिनका उपयोग हम बार बार कर सकते हैं, ठीक। चाहे भौतिक प्रक्रिया हो, चाहे रासायनिक प्रक्रिया हो, या यांत्रिक प्रक्रिया द्वारा ओकरा पुनः बना सकें, ओकरा क्या कहल नवीकरणीय, ठीक। जैसे सौर ऊर्जा मतलब सूर्य से प्राप्त ऊर्जा, ठीक। पवन ऊर्जा, ठीक है। जल जल सातु पुनः बन सकता है। विद्युत हो गया मतलब जो लाइन आता है घर में। वन एवं वन्य प्राणी, वन बोले तो जो पेड़ पौधे व वन प्राणी में तो जीव जंतु, ठीक। जिन्हें सतत या प्रवाह एवं जैव संसाधन के वर्गीकृत किया जाता है। इस लाइन को अंडरलाइन कर लीजिए, ये सभी तो याद रखना ही है, ठीक। अगला देखिए अनवीकरणीय संसाधन। ऐसे संसाधन का विकास लंबी अवधि में जटिल प्रक्रिया द्वारा होता है, ठीक। देखिए अनवीकरणीय संसाधन जो होता है तो बहुत ही समय तक इनका लाखों वर्ष लग जाते हैं इनके बनने में, और ये एक बार ख़त्म हो जाता है तो पुनः बनने में लाखों वर्ष करोड़ों वर्ष लग सकते हैं। इसलिए साथियों इस जो संसाधन होता है अनवीकरणीय होता है। इस प्रक्रिया को पूरा होने में लाखों वर्ष लग जाते हैं। इसमें कुछ ऐसे ऐसे भी संसाधन होते हैं जो पुनः चक्रीय नहीं होते। पुनः चक्रीय नहीं होते मतलब पुनः ओकरा के ना बनावल सके, एक बार प्रयोग होने के साथ ही समाप्त हो जाते हैं, जैसे जीवाश्म ईंधन, ठीक। नवीकरणीय मतलब जो भौतिक रासायनिक और यांत्रिक प्रक्रिया द्वारा पुनः प्राप्त कर जा सकता है। अनवीकरणीय मतलब जौन के पुनः प्राप्त ना कर जा सकता है, ठीक। एग्जाम्पल याद रखें, एग्जाम्पल सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बा, ऐसे एग्जाम्पल से प्रश्न ऑब्जेक्टिव में पूछिए। अगला देखा स्वामित्व मतलब हम क्या बताए, तो एक अधिकार बताएं। तो स्वामित्व के आधार पर संसाधन के 4 प्रकार होते हैं। पहले व्यक्तिगत, सामुदायिक, राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, ठीक। व्यक्तिगत में किसी खास व्यक्ति का अधिकार होगा।
ऐसे संसाधन किसी खास व्यक्ति के अधिकार क्षेत्र में होता है, जिसके बदले में वे सरकार को लगान भी चुकाते हैं। जैसे भूखंड मतलब जगह जमीन, घर और जायदाद जिस पर लोगों का निजी स्वामित्व होता है। बाग बगीचा, तालाब, कुआं इत्यादि ऐसे संसाधन है जिस पर व्यक्ति का निजी स्वामित्व होता है। हमने आपको पीछे बता दिया, इसलिए हम आगे बढ़ रहे हैं हाल ही हाल। ठीक है, आगे देखिए, सामुदायिक संसाधन में तो किसी खास समुदाय का और मतलब समूह का, व्यक्तियों के समूह का क्या होगा, अधिकार होगा। ऐसे ऐसे संसाधन किसी खास समुदाय के अधिपत्य मूल्य तो अधिकार में होता है, जिसका उपयोग समूह के लिए सुलभ, मतलब सुलभ बोले तो समूह मतलब उन व्यक्तियों का समूह है, उस व्यक्तियों के समूह में से कोई भी व्यक्ति जाकर उस मतलब सामुदायिक संसाधन का उपयोग कर सकता है। गाँव में चारण भूमि, शमशान मतलब मंदिर मस्जिद में कोई भी व्यक्ति जा सकता है, आ सकते हैं। शमशान मतलब कोई भी व्यक्ति जलाया जा सकता है वहाँ पर। चारण भूमि बोले तो जहाँ पर जीव जंतु को चराया जाता है। सामुदायिक भवन, तालाब इत्यादि नगरीय क्षेत्र में इस प्रकार के संसाधन। सार्वजनिक पार्क, जो सार्वजनिक पार्क मतलब कोई भी उस पार्क में जा सकता है। पिकनिक स्थल, खेल मैदान, मंदिर मस्जिद, गुरुद्वारा एवं गिरिराजा घर के रूप में ये संसाधन संबंधित समुदाय के लोगों के लिए सर्व सुलभ होता है, मतलब सबके लिए वहाँ पर जा सकते हैं, सब वहाँ पर जा सकते हैं। यही होता है सामुदायिक संसाधन। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। आगे देखिएगा अंतर्राष्ट्रीय संसाधन हम क्या बताएं, जो मतलब किसी भी देश के अंतर्गत जो भी संसाधन आता है वो क्या कहलाता है, अंतर्राष्ट्रीय संसाधन कहलाता है। ठीक, देखिए राष्ट्रीय संसाधन में किसी भी देश के अंतर्गत आता है। कानूनी तौर पर देश या राष्ट्र के अंतर्गत सभी उपलब्ध राष्ट्रीय संसाधन है, मतलब जो भी देश के अंदर जो भी संसाधन है वो क्या कहलाएगा, राष्ट्रीय संसाधन कहलाएगा। देश की सरकार को वैधानिक हक है कि वे व्यक्तिगत संसाधनों का अधिग्रहण आम जनता के हित में कर सकती है। ठीक, आपने अपने गांव में या आसपास के क्षेत्रों में भी शहरी विकास का प्राधिकरण का बोर्ड देखा होगा, मतलब ये लगा होगा आपके गांव में शहरी विकास का प्राधिकरण का बोर्ड। ठीक है, इसे सरकार ने भूमि अधिग्रहण करने हेतु अधिकृत किया है। ये भूमि सहित अन्य नगरीय संसाधनों का विकास करते हैं। देखिए, ये याद नहीं रखना है, ये आपको केवल याद रखना है। ठीक है, ठीक है, और ये सातों इम्पोर्टेंट, इसको सातों आप लिख लीजिए। ठीक है, इम्पोर्टेंट है, यह प्रश्न एग्जाम में पूछा गया है। देखिए, किसी राजनीतिक सीमा के अंतर्गत भूमि, खनिज पदार्थ, जल संसाधन, वन्य जीव एवं समुद्री जीव, 200 किलोमीटर की महासागरीय क्षेत्र राष्ट्रीय संसाधन। देखिए, इसका कहना मान चलिए हम लोगों का ये सातों भारत का ये भारत का अंतिम सीमा है। ठीक है, ये भारत का अंतिम सीमा, इस तरफ का है सातों समुद्र है। ठीक है, समुद्र है चाहे सागर कहिए। इस समुद्र के अंदर हम लोगों का जो अधिकार है 200 किलोमीटर तक है। 200 किलोमीटर के बाद यदि मान चलिए 200 किलोमीटर के बाद एक कदम पर वहाँ पर तेल का खदान है। ठीक है, तेल का खदान है, वह तेल अब हमारा नहीं होगा। एक कदम खाली आगे रहे, क्यों नहीं हो, क्योंकि हम लोगों के जो अधिकार है, हम लोगों के नहीं, भारत के लिए नहीं, पूरे देश के लिए, मतलब पूरे जो विश्व में देश है उन सभी देशों के लिए ये नियम लागू है। ठीक है, मतलब 200 किलोमीटर तक ही क्या हुआ, वो अपना अधिकार जता सकते हैं। ठीक है, मतलब 200 किलोमीटर के अंदर जो भी संसाधन मिलेगा वो क्या कहलाएगा, भारत का संसाधन कहलाएगा। ठीक, समझ गए, यही इस लाइन का कहने का मतलब है। अंतर्राष्ट्रीय संसाधन हम क्या बताएं, जो अंतर्राष्ट्रीय मतलब अंतर्राष्ट्रीय सरकार का नियंत्रण हो। ठीक है, तो ऐसे संसाधन का नियंत्रण अंतर्राष्ट्रीय संस्था करती है। तट रेखा से 200 किलोमीटर की दूरी छोड़कर खुले महासागरीय संसाधन किसी देश का आधिपत्य नहीं होता। ऐसे संसाधन का उपयोग सिर्फ अनुसंधान हेतु अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के समिति से किसी राष्ट्र का द्वारा किया जाता है। देखिए हमने अभी क्या बताया कि कोई भी देश का सीमा है, वहाँ से 200 किलोमीटर तक ही उस देश का क्या अधिकार होगा। अब 200 किलोमीटर के बाद किसका अधिकार होगा, तो अंतर्राष्ट्रीय सरकार का। और 200 किलोमीटर के बाद जो भी संसाधन मिलेगा वो अंतर्राष्ट्रीय संसाधन कहलाएगा। ठीक, वही बात लिखा है, किसी भी देश के तट रेखा से 200 किलोमीटर की दूरी तक का क्षेत्र अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। इसको साथ इम्पोर्टेंट लाइन कर लीजिए, इसको इम्पोर्टेंट कर लीजिए, क्योंकि यह पूछा जाता है किसी भी देश के तट रेखा से 200 किलोमीटर की दूरी क्षेत्र को क्या कहते हैं, तो अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र कहा जाता है। ठीक है, आगे देखिएगा, आगे साथू
विकास के स्तर के आधार पर संसाधनों को 4 भागों में वर्गीकृत किया गया। हमने बताया संभावित संसाधन, विकसित संसाधन, भंडार संसाधन और संचित कोष संसाधन। ठीक है, संभावित मतलब जिनका संभावना है भविष्य में उपयोग करने के ऐसे संसाधन जो किसी क्षेत्र विशेष में मौजूद होते हैं, जिसे उपयोग में लाए जाने की संभावना रहती है। हमने बताया इसका उपयोग अभी तक नहीं किया गया है। ठीक, जैसे हिमालय क्षेत्र का खनिज, जिनका उत्खनन अधिक गहराई में होने के कारण दुर्लभ एवं महंगा है। उसी प्रकार राजस्थान एवं गुजरात क्षेत्र में पवन और सौर ऊर्जा की असीम संभावना है, परंतु अभी तक इनका सही रूप से विकास नहीं हो पाया। मतलब वही, मतलब मान चलिए किसी देश के पास, मान चलिए हिमालय क्या बताए, हिमालय क्षेत्र में बहुत सारा खनिज है, लेकिन उनका उपयोग नहीं कर पा रहे। क्यों? क्योंकि संत उसको यदि हम मान के चलिए 10 लाख रुपये लगा कर निकाल रहे हैं, तो 10 लाख से कम ही रुपये के माल वगैरह मिली, तो हमने निकालने का फ़ायदा कि इसलिए नहीं निकाला जा रहा है। ठीक है, मतलब यदि और भी तकनीक होगा, मतलब जो सबसे सस्ते दाम में निकल जाए, मतलब 10 लाख ना लगल 2 लाख में निकल 8 लाख के माल मिल गए। ठीक है, तो हमने 6 लाख फायदा हो गया। तो उस तरीके से तकनीक अभी विकसित नहीं हो गई। ठीक, तो विकसित संसाधन तो ऐसे संसाधन जिनका सर्वेक्षणों उपरांत उपयोग हेतु मात्रा एवं गुणवत्ता का निर्धारण हो चुका, मतलब जिनका उपयोग हो रहा है पूर्व में भी। यह देख लीजिए यहाँ पर क्या लिखा है, उसको तब आगे हम बढ़े। गुजरात के भुज में सौर ऊर्जा का आधुनिक उपकरण बड़े स्तर पर लाया जा रहा है। देखिए आगे देखिए, आगे लिखा गया, बताया जा चुका है कि संसाधनों का विकास तकनीकी एवं उनके संभाव्यता पर निर्भर है। ठीक, आगे अब इस संसाधन को पढ़ते हैं। कौन है? भंडार संसाधन। ठीक है, भंडार संसाधन क्या होता है? जो साथियों ऐसे संसाधन का पर्यावरण में उपलब्ध होते हैं, मतलब जो भंडार संसाधन होते पर्यावरण में है लेकिन उनका उपयोग नहीं हो रहा है। ठीक, तथा मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति में सक्षम उपयोग हेतु उपयुक्त प्रौद्योगिकी के अभाव में इन्हें केवल भंडारित संसाधन के रूप में देखा जाता है। उदाहरण जल, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन का यौगिक, जिसमें ऊर्जा का उत्पादन की असीम क्षमता हुई है, लेकिन उच्च तकनीक के अभाव में ऐसे संसाधन का उपयोग नहीं कर पा रहे हैं। देखिए भंडार संसाधन के कहने का अर्थ, मान के चलिए आपके घर में बहुत सारा पैसा है, ठीक है, लेकिन आप उस पैसा का उपयोग नहीं कर पा रहे हैं, आप उस पैसे को बैंक में जमा करके, मतलब भंडार के रूप में रखे हैं, तो वही प्रकार होता है भंडार संसाधन। मतलब आपके पास है लेकिन आप उसका उपयोग नहीं कर रहे। क्यों नहीं कर रहे? मतलब आपके पास उतना नॉलेज नहीं है, तकनीक नहीं है। ठीक है, इसलिए आप उसका उपयोग नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, आगे देखिए, वही क्या कहलाता है? भंडार संसाधन। यदि संचित कोष संसाधन क्या होता है? तो वास्तव में ऐसे संसाधन भंडार संसाधन का ही अंश है। संचित कोष संसाधन जो है साथियों, भंडार संसाधन का ही अंश, मतलब इसका भी संचित करके रखा गया है। ठीक है, ऐसे उपलब्ध तकनीक के आधार पर प्रयोग में लाए जा सकते हैं, इनका तत्काल उपयोग प्रारंभ नहीं हुआ। मतलब संचित कोष भी संसाधन है, भंडार संसाधन, क्योंकि इनका भी उपयोग अभी नहीं हुआ है। क्यों नहीं? तकनीक नहीं है। ठीक है, यह भविष्य में पूंजी है। ठीक है, यह लाइन इम्पोर्टेंट है। ठीक है, इस लाइन को अंडरलाइन कर लीजिए। पूछा जाता है किस संसाधन को भविष्य का पूंजी कहा जाता है? तो संचित कोष संसाधन। नदी जल भविष्य में जल विद्युत उत्पन्न करने उपयुक्त तो हो सकते हैं, वर्तमान में इनका उपयोग अत्यंत सीमित है। ऐसे संसाधन वन में या बांधों के जल के रूप में संचित है। ठीक है, अब देखिए यहाँ तक समझ गए होंगे, आगे देखिएगा। आगे संसाधन नियोजन। देखिए संसाधन नियोजन क्या होता है? तो देखिए संसाधन नियोजन होता है, मान के चलिए आपके पास बहुत सारा संसाधन है, ठीक, और उस संसाधन का आप सही तरीका से उपयोग नहीं कर पा रहे हैं, तो वह क्या कहलाए? संसाधन का दुरुपयोग कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन वही संसाधन का आप एकदम बौद्धिक तरीका से उपयोग कर रहे हैं, उनका बचाव कर रहे हैं। ठीक है, वही क्या कहलाए? संसाधन नियोजन। मतलब संसाधनों का अच्छे तरीका से उपयोग ही संसाधन नियोजन कहलाएगा। संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग संसाधन नियोजन है। ठीक, विवेकपूर्ण मतलब बुद्धिपूर्वक। ठीक, वर्तमान परिवेश में संसाधन का विवेकपूर्ण उपयोग हमारे सामने चुनौती बनकर खड़ा है। ठीक है, संसाधनों का विवेकपूर्ण दोहन हेतु सार्वमान्य रणनीति तैयार करना संसाधन नियोजन की प्राथमिकता है। मतलब देखिए संसाधन को सही तरीका से उपयोग करना हमारा रणनीति बनना पहली प्राथमिकता है। ठीक, संसाधन नियोजन किसी भी राष्ट्र के विकास के लिए आवश्यक होता है। देखिए मान के चलिए कोई भी देश है, उसके देश के पास बहुत सारा प्राकृतिक संसाधन है, ठीक है, लेकिन उस संसाधन का वो साथियों बचा नहीं रहे, एकदम अंधाधुंध उपयोग कर रहा है, तो यहाँ आने वाले समय में वो क्या गरीब हो सकते हैं। इसलिए संसाधन का जो जिस देश के पास है उस देश को चाहिए वह सही तरीका से उसका उपयोग कर पाए। ठीक है,
आगे भारत जैसे देश के लिए यह तो अपरिहार्य है, जहाँ संसाधन की उपलब्धता में अधिकता विविधता के साथ साथ सघन जनसंख्या व्यापक है। ठीक है, यहाँ कई ऐसे प्रदेश है जो संसाधन संपन्न है। देखिए हमारा जो देश है वहाँ पर जनसंख्या ज़्यादा है। ठीक है, और कुछ ऐसे जो राज्य हमारे देश में कि जो वहाँ पर संसाधन बहुत मात्रा में पाया जाता है। ठीक है, कई ऐसे भी प्रदेश हैं जो संसाधन की दृष्टि से काफ़ी विभिन्न है। मतलब जो कुछ ऐसे हमारे पास राज्य जहाँ संसाधन भर भर के, लेकिन कुछ ऐसे राज्य हैं जहाँ पर संसाधन एकदम न के बराबर है। ठीक, वही का विभिन्न कर है। कुछ ऐसे भी प्रदेश है जहाँ एक ही प्रकार के संसाधन के प्रचुर भंडार। मान लीजिए कुछ ऐसा भी राज्य बा जौना पास एक ही प्रकार के ज़्यादा इथी बा का संसाधन में, और कई अन्य दूसरे संसाधन में वो गरीब। मान चलिए वहाँ पर ज़्यादा मात्रा में एक संसाधन है और बाकी सब मात्रा में क्या गरीब है। जैसे झारखंड, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में ज़्यादा कोयला पाओ जाए, बाकी सब संसाधन में क्या गरीब बा। ठीक, आगे देखो आदि आदि ऐसे प्रदेश हैं जिनमें खनिज एवं कोयला प्रचुर भंडार है। उसी प्रकार बिहार में चूना पत्थर पाइराइट जैसे खनिज भी धनी है। ठीक, और बिहार में भी पाया जाता है। बालू माफिया तो रही घटिया गुना हो लिखा जाता है गणित। देखा, अरुणाचल प्रदेश में जल संसाधन प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है। अरुणाचल प्रदेश में क्या है, जल संसाधन। ठीक, आगे देखो परंतु कतिपय कारणों से उसका विकास नहीं हो पाया है। राजस्थान में सौर ऊर्जा के साथ साथ पवन ऊर्जा भी प्रचुर मात्रा में है, परंतु राज्य जल संसाधन की दृष्टि से अति निर्धन। देखिए राजस्थान में सौर ऊर्जा पवन ऊर्जा बहुत मात्रा में बाटे, लेकिन पानी ही नहीं। ठीक, मतलब ये दो संसाधन में अमीर बा, एगो संसाधन में क्या गरीब हो गए। भारत के अंतर्गत लद्दाख जैसे क्षेत्र हैं जो शीत मरुस्थल के रूप में अन्य भागों के अलग अलग थलग हो गया है, लेकिन यह प्रदेश सांस्कृतिक विरासत का धनी है। ठीक, यहाँ महत्वपूर्ण खनिज, मौलिक और अवसंरचनाएं बहुत कमी है। अतः राष्ट्रीय, प्रांतीय बोले तो राज्य, अन्य स्थानीय स्तरों से संसाधन के समायोजन एवं संतुलन के लिए संसाधन नियोजन अनिवार्य है। देखिए संसाधन नियोजन मतलब क्या समझिए, संसाधन नियोजन मतलब समझिए संसाधनों का अच्छी तरीक़ा से उपयोग बुद्धिपूर्वक संसाधन नियोजन कहलाता है। हमारे देखिए देश में, भारत में कुछ ऐसे राज्य हैं जहाँ पर संसाधन बहुत कम है और कहीं पर बहुत ज़्यादा है। कुछ ऐसे भी राज्य जहाँ पर संसाधन एगो संसाधन बहुत ही ज़्यादा है, बाकी सब संसाधन में गरीब है। ठीक, ये सब बात ही कहे गुल बा। अब देखो भारत में संसाधन नियोजन। देखिए भारत में संसाधन नियोजन कहने का मतलब क्या, आप संसाधन नियोजन मतलब हम आपको क्या समझाएं, संसाधनों का अच्छी तरीक़ा से उपयोग। और भारत में संसाधनों का किस तरह से मतलब अच्छी तरीक़े से कैसे उपयोग किया जा सके, उसके बारे में यहाँ पर दिखाया गया है। संसाधन नियोजन एक जटिल प्रक्रिया है। इसके लिए आवश्यक क्रियाकलाप की आवश्यकता होती है। ठीक, जटिल प्रक्रिया मैंने बहुत ही समझ लो माथा खाए वाला प्रक्रिया है। ये क्रियाकलाप संसाधन नियोजन के सोपान होते हैं। ठीक, ये याद रखिएगा। इन सोपानों के सहारे किसी भी देश में उपलब्ध संसाधनों का सदुपयोग कर और उस देश की उन्नति का मार्ग प्रशस्त किया जा सकता है। संसाधन नियोजन के सोपान के निम्न रूप में बांटकर अध्ययन किया जाए। सोपान मतलब संसाधनों का कैसे अच्छी तरीके से उपयोग किया जाए। ठीक है, यही समझिए। अब देखिए भारत में कौन कौन सा तकनीक अपनाया गया है। देश के विभिन्न प्रदेश में संसाधनों की पहचान कराने के लिए सर्वेक्षण करना। मान चलिए हमारे देश में बहुत सारे राज्य हैं। ठीक, उन राज्य में किस राज्य में कौन सा संसाधन अधिक है, कौन सा संसाधन कम है, कौन सा संसाधन में थोड़ा सा अमीर है, थोड़ा सा गरीब है, ऐसा सर्वेक्षण करना चाहिए ताकि हमें पता चले कि नहीं इस राज्य में ये संसाधन अधिक है तो वहाँ पर उस संसाधन का हम क्या कर सके, विकास कर सकें। ठीक, खा दिया है साथ सर्वेक्षण उपरांत मतलब मान चलिए सर्वेक्षण कर लिए, मानचित्र तैयार करना और संसाधनों का गुणवत्ता एवं मात्रता के आधार पर मापन एवं आकलन। अब देखिए मान चलिए वहाँ पर सर्वेक्षण कर लिए कि इस राज्य में इतना संसाधन है। ठीक है, उसका मानचित्र बने। नहीं भारत के पाकिस्तान सॉरी भारत में बिहार में इतना है, यूपी में इतना, झारखंड में, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र में, मुंबई में मतलब इतना है। उसका गुणवत्ता नहीं रहा, मतलब कौन सा क्वालिटी चेक किस राज्य में कौन सा ज़्यादा क्वालिटी का वहाँ पर संसाधन मिल रहा है। ऐसा साधु एक आलेख ऐसा एगो चित्र बनाया जाए। ठीक है, ग का काम करना है संसाधन विकास योजना को मूर्त रूप देने के लिए उपयुक्त प्रौद्योगिकी कौशल एवं संस्थागत नियोजन के रूप
रेखा तैयार किया जाए, मतलब सब कोई को मिलजुल के काम करना चाहिए परिवर्तन मतलब तकनीक का उपयोग करके। ठीक, आगे देखो, आगे घ नंबर बा कि राष्ट्रीय विकास योजना एवं संसाधन विकास योजना के मध्य समन्वय स्थापित करना, मतलब राष्ट्रीय मतलब पूरे देश के विकास करने खातिर और संसाधन के विकास करे खातिर जो दोनों मिल के काम कर सके। अब देखिए हाँ, यहाँ पर लिखा गया है कि बिहार राज्य में सामूहिक भागीदारी की सहायता से आपके आसपास में संसाधन विकास में कौन कौन से कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, इसको आप छोड़िए। देखिए आगे, आगे है संतु कि हमारे देश के स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद ही संसाधन नियोजन की लक्ष्य उद्देश्य को हासिल करने का प्रयास किया जा रहा है। मतलब हमारा देश के जैसे ही आज़ाद हुए, मतलब 1947 से, उसी समय से संसाधन का अच्छी तरीके से उपयोग करने का प्रयास किया जा रहा है। इस संदर्भ में भारत सरकार प्रथम पंचवर्षीय योजना की प्रयास है। प्रथम पंचवर्षीय योजना हम इकोनॉमिक्स में पढ़ेंगे। इस समय पंचवर्षीय योजना मतलब पाँच वर्ष की योजना होला। ठीक है, किसी भी इकाई पर विकास हेतु संसाधन का एक आवश्यक शर्त है, किंतु प्रौद्योगिकी एवं संस्थाओं को वांछित परिवर्तन के अभाव में केवल संसाधनों का उपलब्धता के विकास संभव नहीं है। ठीक, यहाँ तो कोई इम्पोर्टेंट लाइन होगा तो हम आपको बताएंगे। ठीक, आज भी हमारे देश में कई ऐसे राज्य हैं जहाँ संसाधन की प्रचुरता के बाद भी आर्थिक रूप से पिछड़े राज्य की इनकी गणना की जाती है। देखिए हमारे यहाँ से बताने की बात की जा रही है कि हमारे राज्य में हमारे देश में कुछ ऐसे राज्य भी है जहाँ पर संसाधन भर भर गए, लेकिन वो भी फिर भी क्या वो गरीब है। इसके विपरीत कुछ ऐसे राज्य हैं जो संसाधन में अभाव है, आर्थिक रूप से भी, लेकिन फिर यही बात कहल जाए तो कुछ ऐसा राज्य बा जौन में संसाधन बहुत कम बा लेकिन फिर भी उनका अमीर बा। ठीक, ऐसा भारत में विविधता पाई, मतलब अलग अलग पावल जाता। अब देखा आगे जब बात करूँगा संसाधन का संरक्षण। ठीक है, संसाधन का संरक्षण मतलब संसाधन को कैसे बचावल जा सके ओकरा बारे में देखा। तो सभ्यता एवं संस्कृति के विकास में संसाधन का अहम भूमिका होती है। ये साथियों एक लाइन अंडरलाइन कर लीजिए। ये संसाधन का साथियों सभ्यता बोले तो हमारी जो संस्कृति है, जो हमारा कल्चर है, जो हमारा परंपरा चले आ रहा है, उसको संतुलित विकास करने में संसाधन का बहुत महत्वपूर्ण, क्योंकि संसाधन हमारे देश में पेड़ पौधों का भी पूजा किया जाता है, तो पेड़ पौधे हमारे संसाधन से जुड़ा हुआ है। किंतु संसाधनों का अविवेकपूर्ण अतिशय उपयोग विविध प्रकार के सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, पर्यावरणीय समस्याओं को जन्म देता है। देखिए हमारे देश में कुछ ऐसे भी लोग हैं जो संसाधन का खूब पेड़ की कटाई करें, खूब जंगलों में जो जीव जंतु चीता बाघ इनका मार के साथ इनका खोपड़ी हड्डी मांस चमड़ा बेच रहे हैं। ठीक है, इसके कारण क्या हो रहा है, साथ सामाजिक मतलब संसाधनों में कमी आ रही है। ठीक है, सामाजिक, आर्थिक, ये सभी सांस्कृतिक, ये सभी समस्या उत्पन्न हो रही है। इन समस्याओं के समाधान हेतु विभिन्न स्तरों पर संरक्षण की आवश्यकता है। मतलब पेड़ कटाई पर हो गए, जीव जंतु को जो मार रहे उसको तो केस फौजदारी, ये सभी करने का कहा जा रहा है। संसाधनों का नियोजन एवं विवेकपूर्ण उपयोग ही संरक्षण होता है। ये आपको लाइन को अंडरलाइन कर लेना। मतलब संसाधनों का आप नियोजन मतलब अच्छी तरीके से कीजिए, विवेकपूर्ण मतलब बुद्धिपूर्वक से उपयोग ही संसाधन संरक्षण कहलाता है। आगे है प्राचीन काल में ही संसाधन का संरक्षण समाज सुधारकों, नेताओं, चिंतकों एवं पर्यावरणीय के लिए एक चिंतनीय ज्वलंत विषय रहा है। इस संदर्भ में महान दार्शनिक एवं चिंतक महात्मा गांधी के विचार प्रासंगिक है। देखिए जो हमारे साथ संसाधन का मतलब संरक्षण है, उसमें मतलब बचाने का काम वो साथ बहुत दिनों से पहले से चला। संसाधन संरक्षण के बारे में गांधी जी का क्या विचार है यहाँ पर लिखा गया है, इसको साथों वीवीआई कर लीजिए कि हमारे पास पेट भरने के लिए बहुत कुछ है लेकिन पेटी भरने के लिए नहीं। देखिए पेट भरने मतलब हमारे पास खाने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन पेटी भरने मतलब तो पैसा इकट्ठा करने के लिए हमारे पास कुछ नहीं है। ये गांधी जी का कहने का मतलब है। मेधा पाटेकर का नर्मदा बचाओ अभियान, इसको साथ अंडरलाइन कर लीजिए। आपको पूछा जाता है नर्मदा बचाओ अभियान किसने चलाया, तो मेधा पाटेकर ने। सुंदरलाल बहुगुणा का चिपको आंदोलन, ये भी अंडरलाइन कर लीजिए। चिपको आंदोलन किसने चलाया, तो सुंदरलाल बहुगुणा ने। एवं संदीप पांडे द्वारा वर्षा जल संचय कर कृषित भूमि का विस्तार संसाधन संरक्षण की दिशा में अत्यंत सराहनीय कदम है। ठीक,
आगे है गांधी जी जैसे कई चिंतकों का मानना है कि मानव का स्वार्थी एवं लालची प्रवृत्ति तथा अत्यंत तकनीकी के शोषणात्मक क्रियाकलाप संसाधन की तीव्रता ह्रास के लिए मजबूर कर रहा है। ये सभी इम्पोर्टेंट नहीं, आगे देखिए आगे लिखा गया है कि देता है। गांधी जी मशीन द्वारा उत्पन्न उत्पादन के घोर विरोधी थे। मतलब मान चलिए कोई भी चीज़ अब क्या मशीन द्वारा उत्पन्न हो रहा है कि नहीं साथियों। और इसका गांधी जी हमेशा क्या करते हैं, विरोध करते। क्यों करते थे, मान चलिए जो साथियों जो चीज़ मशीनों द्वारा उपयोग किया जा रहा है वो पहले हाथ से बनता था। हाथ से बनता जो बनाता था व्यक्ति उसको क्या कुछ अपना बेचकर उसका जीवन यापन करता है। लेकिन मशीन द्वारा बनने के कारण क्या हो रहा है, वो अपना जीवन यापन नहीं कर रहे हैं, मतलब वो दूसरा काम करने लगा। ठीक, वे बड़े जन समुदाय द्वारा उत्पादों के उत्पादन के समर्थक थे, जिससे एक बड़ी आबादी को बेरोजगारी जैसे सामाजिक कोड से बचाया जा सके। उनका मानना था कि इस प्रक्रिया की श्रेणी में कार्य दक्षता के विकास में वृद्धि होगी, संसाधनों का विदोहन पर भी विराम लग जाएगा। ठीक, यहाँ पर देखिए मानव एवं तकनीक का शोषणात्मक दोहन प्रवृत्ति डाकुओं की अर्थव्यवस्था कहा जाता है। इसको साथियों आप याद रखिएगा। आगे साथियों संसाधन के संरक्षण अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अनेक सम्मेलन हुए। सर्वप्रथम 1968 ईस्वी में क्लब ऑफ रोम ने इसकी वकालत की। यहाँ पर पूछा जाता है, ये साथियों अंडरलाइन कर लीजिए। ठीक है, 1974 ईस्वी में शमशेर की पुस्तक स्मॉल इज ब्यूटीफुल में इससे संबंधित गांधी जी के विचार प्रकाशित हुए हैं। इस लाइन को आप अंडरलाइन कर लीजिएगा कि शमशेर की कौन सी पुस्तक है, स्मॉल इज ब्यूटीफुल, कब प्रकाशित हुई है, तो 1974 में। ठीक है, ब्रंटलैंड आयोग द्वारा प्रस्तुत 1987 ईस्वी प्रवेदन भी संसाधन संरक्षण से संबंध में विश्व जगत की दृष्टि में खोलने में कारगर सिद्ध हुआ है। मतलब यहाँ कोई इम्पोर्टेंट लाइन है जो हम बताएं आपको, उसको अंडरलाइन कर लें। इसमें सतत विकास की संकल्पना के साथ साथ संसाधन संरक्षण बल दिया गया है। इस रिपोर्ट के बाद हमारा साझा भविष्य शीर्षक से भी दस्तावेज प्रकाशित किया गया। रेडियो जेनेरो, ये साथियों कहाँ है, ब्राज़ील में है। 1992 ईस्वी में आयोजित पृथ्वी सम्मेलन हुआ था। ठीक है, यहाँ पर क्या पूछा जाता है, पृथ्वी सम्मेलन इस संदर्भ में एक सुनिश्चित प्रयास था। ठीक, रियो डी जेनेरो में कौन सा सम्मेलन हुआ था, तो प्रथम पृथ्वी सम्मेलन 1992 में। ठीक, 1997 में न्यूयॉर्क में द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन और 2002 में जोहान्सबर्ग में आयोजित तृतीय पृथ्वी सम्मेलन संसाधन संरक्षण की दिशा के विश्व स्तरीय सारणी है। इन तीनों को आप यहाँ से यहाँ तक का अंडरलाइन कर लीजिए। पूछा जाता है प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ था, तो 1992 में। द्वितीय कब हुआ था, 1997। तृतीय कब हुआ था, 2002 में। ठीक है, कहाँ हुआ था ये भी याद रखना है। अब देखिए संसाधनों सतत विकास की अवधारणा क्या होती है, तो देखिए संसाधन मनुष्य की जीविका का आधार है। मतलब जीविका बोले तो परिवार को चलाने का एक आधार है। जीवन की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए संसाधनों का सतत विकास की अवधारणा आवश्यक है। सतत विकास बोले तो संसाधनों का लगातार विकास होना चाहिए। ठीक, संसाधन प्रकृति प्रदत्त उपहार की अवधारणा के कारण मानव इनका अंधाधुंध दोहन किया, जिसके कारण पर्यावरणीय समस्या भी उत्पन्न हो गई है। देखिए संसाधन का संरक्षण अवधारणा मतलब क्या, सतत अवधारणा मतलब संसाधन का लगातार विकास होना चाहिए, लेकिन मानव इसका अंधाधुंध उपयोग करें, जिसके कारण क्या हो रहा है, पर्यावरणीय सामाजिक आर्थिक सभी समस्या उत्पन्न हो जाएगी। हमने पीछे भी देख लिया है इसको। ठीक है, देखिए यहाँ पर व्यक्ति के लालच लिप्सा के से संसाधनों की तीव्रता दोहन इस कर संसाधनों के भंडार में चिंतनीय ह्रास ला दी गई है। संसाधनों का केंद्रीय खास लोगों के हाथों में आ जाने से समाज का दो स्पष्ट भागों में बट गया है। मतलब देखिए यहाँ पर कोई इम्पोर्टेंट बात नहीं है, आगे देखते हैं। आगे साधु कि संपन्न लोगों द्वारा स्वार्थ के वशीभूत होकर संसाधनों का विवेकहीन दोहन किया गया। लेकिन जो संपन्न लोग हैं
संपन्न मतलब जो अमीर लोग हैं वो संसाधनों से मतलब और भी ज़्यादा पैसा कमाना चाहते हैं, मतलब संसाधनों का बुद्धिपूर्वक उपयोग नहीं कर रहे हैं, जिससे विश्व पारिस्थितिकी में घोर संकट की स्थिति उत्पन्न हो गई है। भूमंडलीय तापन, ओजोन क्षय, पर्यावरण प्रदूषण, मृदा क्षरण, भूमि विस्थापन, अम्लीय वर्षा, असम ऋतु परिवर्तन जैसी परिस्थिति संकट पृथ्वी पर व्यापक सभ्यता संस्कृति के निगम जाने का तैयार, मतलब ये सभी साधु समस्या उत्पन्न होगी संसाधनों का बुद्धिपूर्वक उपयोग नहीं कर रहे हैं। तो अगर इन स्वार्थी तत्वों तथा देश के अनवरत विदोहन चलता रहा तो पृथ्वी का जैव संसार विनाश की ओर के अघोरता में समा जाएगा। ठीक, यहाँ पर केवल इतना ही इम्पोर्टेंट है कि जो संसाधन का यदि हम विवेकपूर्ण उपयोग नहीं करेंगे तो ये सभी समस्याएं उत्पन्न हो जाएगी। ठीक है। देखिएगा, उपरोक्त परिस्थितियों के निजात पाने, विश्व शांति के साथ जैव जगत की गुणवत्ता लौटाने, जीवन लौटाने के सर्वप्रथम समाज संस्थानों का न्याय संगठन बंटवारा का प्रयास, दूसरे शब्दों में संसाधन का नियोजन उपयोग होना, उधर संसाधनों का सही तरीका से उपयोग करना हमें अति आवश्यक है। ठीक है, इससे पर्यावरण के बिना क्षति पहुंचाए भविष्य की अवधारणाओं को मद्देनजर वर्तमान विकास को कायम रखा जा सकता है। ऐसी धारणा सतत विकास कही जाती है, मतलब सतत विकास मतलब संसाधनों का लगातार विकास होना चाहिए हमारे भविष्य को नज़र में रखते हुए, यही क्या कहलाता है, सतत विकास। इससे वर्तमान विकास के साथ साथ भविष्य की सुरक्षा रह सकती है। ठीक है, इस तरह से तो ये चैप्टर हम लोगों का समाप्त होता है। ये जो लिखा गया है ये सभी हमने आपको पहले ही प्रथम पृथ्वी सम्मेलन आपको बता ही दिया गया है, द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन क्योटो सम्मेलन, इसको साथ आप पढ़िएगा। ठीक है, इतना अपने आप से पढ़िए और इसको साथ कल की क्लास में हम क्या कर लेंगे, ऑब्जेक्टिव कर लेंगे। ठीक है, आप डेली 6 AM पर साथ SST की क्लास होगी, डेली आप उस पर ज्वाइन कीजिए। और ठीक है, और 8 AM पर आपकी जो सब्जेक्ट की क्लास होगी हम आपको बता देंगे। ठीक है, वीडियो को आप अंतिम तक देखें तो इसके लिए संतु जरूर लाइक कीजिएगा और आप सभी को धन्यवाद। और वीडियो को सभी मित्रों में शेयर कीजिए। ठीक है, और एक कमेंट जरूर कीजिए कि आज क्लास कैसी लगी। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।